नमस्कार दोस्तों, अनन्या सैनिक क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह पार्ट 3 है, जिसमें हम 23 महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछेंगे। यह बिहार दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीपीसीएस या जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आप इसे टेस्ट के रूप में बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए, राज्यसभा में 11 सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऑप्शन बी, प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। ऑप्शन सी, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो आप इसको सही से पढ़ करके पॉज करके क्या सही आंसर होगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा में ये ऊपर जो 3 ऑप्शन है ये तीनों गलत है। राज्यसभा में 11 सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 11 सदस्य नहीं बल्कि 12 सदस्यों की को मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी प्रत्याशी कहीं का भी हो तो वह ये राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सभा है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन डी सही है, क्योंकि लोकसभा में राष्ट्रपति कितना मनोनीत करते हैं, 2 सदस्यों की मनोनीत करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है सत्य कथन चुनने के लिए। तो इसको सही से पॉज करके पढ़िए और सही आंसर क्या होगा दीजिए। ऑप्शन ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। ऑप्शन सी, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी, हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कहता है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है क्यों? इसलिए कि इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावे 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावे 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने की अवधि निर्धारित नहीं है। यह समय राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा सत्य कथन, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय। और इसका चर्चा संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? 280 के संविधान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत भी आई है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये गलत आंसर दे देते हैं कंफ्यूजन की वजह से। इसको आप सही से बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की जरूरत पड़ता है। कुल सदस्यों की 1/10। अब दोस्तों, राज्यसभा में ये कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। 250 जब होती है तो 250 का 1/10, 250 का 1/10 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यह निकल के आ जाएगा 25। इसलिए राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 25। यदि लोकसभा का पूछ दिया जाए तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552, अधिकतम 552। और 552 का जब 1/10 निकालिएगा तो आपको 50 के अप्रोक्स निकलेगा। तो अगर लोकसभा का पूछा जाए तो 50 और राज्यसभा का पूछा जाए तो 25। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? इसका राइट आंसर हो जाएगा
एंथैल्पी में परिवर्तन। दोस्तों, एंथैल्पी में परिवर्तन यह जो है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। स्थिर दाब पर किसी निकाय की कुल ऊष्मा या एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा और दाब तथा आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होती है। यह अभिक्रिया दर को प्रभावित नहीं करता है, जबकि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उसके बाद दाब ले लीजिए, दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। और सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब में निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, कार्बन नैनोट्यूब्स में संरचनात्मक रूप से फुलेरिन्स परिवार का सदस्य होता है। दोस्तों, फुलेरिन्स कार्बन का अपरूप है। इसके अलावे कार्बन का अपरूप हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और ये दोनों भी इसका क्या कार्बन का अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट्स, और तीसरा क्या हो जाएगा फुलेरिन्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल धातु। दोस्तों, बेल धातु जिसे घंटा धातु भी कहते हैं, यह कांसा का बना होता है। इसमें केवल तांबा और टिन का प्रयोग होता है, जबकि जिंक का नहीं होता है। उसके बाद पीतल, जर्मन सिल्वर एवं गन मेटल में जिंक का प्रयोग होता है। पीतल में भी होता है, जर्मन सिल्वर में भी, और गन मेटल में भी जिंक का होता है, लेकिन इसमें बेल धातु में नहीं होता है। बेल धातु में सिर्फ तांबा और टिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्बेस्टस। दोस्तों, फेफड़ों का सफेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। इसे एस्बेस्टोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद की प्राक्कलन समिति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थाई। संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है। इसका चुनाव प्रति 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों, ये 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, ना कि राज्यसभा के। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यही दोस्तों, यहाँ पे लोक लेखा समिति की बात किया जाता तो उसमें टोटल 22 सदस्य होता है, और टोटल 22 सदस्य होता है, और जिसमें 15 ये लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य, लेकिन वह टोटल का टोटल लोकसभा का रहेगा। और जब लोक लेखा समिति का बात किया जाए तो उसमें 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में गलत कथन चुनिए। इसको पॉज करके आप सही से पढ़ लीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। दोस्तों, यह कथन गलत है, क्योंकि जो वित्त आयोग जो सिफारिश करता है वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। जबकि बी, सी और डी वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, यह भी सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, यह भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यह तीनों आपका सही है, जबकि यह दिया गया कथन गलत है। तो मुझे कौन सा कथन चुनना था? गलत कथन चुनना था। तो गलत कथन चुनना था, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में 1997 में हुआ था, इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ था वो उससे संबंधित है। जबकि ये अगर इसका बात ले लिया जाए सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस से। और क्लोरोफ्लोरो किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है उल्टा, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा तथा उल्टा दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमेशा सीधा। दोस्तों ऊर्जा स्तूप पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादकों में ऊर्जा की मात्रा 100% होती है। उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का संचरण पूर्ववर्ती स्तर का 1/10 भाग होते हैं। चौथे एवं अंतिम स्तर पर ऊर्जा 0.01% ही मिल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार ऊर्जा का स्तूप हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलो। दोस्तों परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में विलो नामक पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्र पुष्प है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निलंबो न्यूसीफेरा होगा। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, निलंबो न्यूसीफेरा, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? कमल का फूल। तो भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और अगर इसको ये हमसले नहीं होगा दोस्तों, हैक्सले है। हैक्सले को नव वर्गीकरण यानी कि न्यू टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। हैक्सले को नव वर्गीकरण या न्यू टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। लैमार्क ने जैव विकास के उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। लैमार्क ने जैव विकास के उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोम। दोस्तों पोम एक कूट फल है। जब किसी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य अंगों से भी होता है तो उसे कूट फल कहते हैं, जैसे सेब। तो दोस्तों सेब भी क्या है? कूट फल है। कूट फल किसे कहते हैं? जब किसी फल का गठन अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भागों से भी होता है तो उसे कूट फल कहते हैं। सेब एक पोम ही है। पोम वैसे फल को कहा जाता है ये जिसमें चारों तरफ मांसल भाग होता है एवं बीच में कठोर बीज होता है। सेब, नाशपाती, पोम ये सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफेंथिस। नेफेंथिस कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं दोस्तों नेफेंथिस जो है एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां मिट्टी की परत पतली होती है
या मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, अत्यंत कम होती है। कीटभक्षी पौधे, ये कीटभक्षी पौधों के अन्य प्रमुख उदाहरण हैं डार्लिंगटोनिया, कैलिफोर्निका, ब्रोचिनिया, रिडक्टा, डोरोसेरा, ये सारे कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था? इसको पॉज करके आप दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों कहता है निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था, यानी कि गलत को बताना है। तो कहता है पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, तो यह सही है। दूसरा कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, तो यह गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया था, बल्कि 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में भारत के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, जबकि इसमें 1813 दिया गया था, इसलिए गलत ये हो जाएगा। नेक्स्ट सी में कहता है ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी। जी दोस्तों यह भी सही है, और इसी समय 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में ही ईसाई मिशनरियों को भी भारत में ये ईसाई का प्रचार प्रसार करने के लिए ये छूट दिया गया था। और लास्ट डी कहता है चीन से कंपनी ने व्यापार को सुरक्षित रखा, यह भी सही है, क्योंकि चीन के साथ व्यापार वह सुरक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.4। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यह जो है ये नहीं होगा, बल्कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा दोस्तों। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दोस्तों आप इसको सही कर लीजिएगा, ये जो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर यही किलोमीटर में पूछ लिया जाता तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों रॉकेट प्रणोदन में न्यूटन के गति का तीसरा नियम शामिल होता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक यानी कि फार्मूला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर यानी कि सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। यदि वायुमंडलीय दाब सामान्य दाब से कम होगा तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलेगा और खाना देर से पकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। दोस्तों सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन का प्रयोग परमाणु ऊर्जा घरों में विद्युत पैदा करने में किया जाता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट। दोस्तों जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जल में पारा की अधिकता से मिनी माटा रोग होता है। दोस्तों पारा जब अधिक रहता है तो कौन सा रोग होता है? मिनी माटा रोग होता है। जल में क्रोमियम की अधिकता के कारण से किडनी एवं लीवर पर बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रॉड लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रॉड लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवर कॉमन फ्यूचर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रॉड लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, यह इसका रिपोर्ट 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड थी। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण पर रिचल कॉर्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अर्थ कंजर्वेशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च। दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2019 का जो इसका थीम था वह था नो वन लिव बिहाइंड। दोस्तों नेक्स्ट को ये उसके अलावा विश्व जल दिवस ये 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस का क्या थीम था? लिविंग नो वन बिहाइंड। लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संतरा। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ संतरे के उत्पादन के लिए जानी जाती है और संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्षिणी के पठारी प्रदेश के समान है, यानी कि कहा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दोस्तों बहुत ये स्टूडेंट्स क्या करता है, गलती कर देता है कि पूछ देता है कि ये जो गारो पहाड़ियाँ हैं यह किसका अंग है, तो दे देता है आंसर हिमालय का अंग है, जबकि यह हिमालय का अंग नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। केसर का उत्पादन कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में होता है। सेब मुख्यतः कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों भारत की प्रथम वन नीति 1994 में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति सन 1952 ईस्वी में लाई गई थी। 1952 की वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया था। जो 1952 में आया था उसका संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित किया गया, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेफा है यानी कि नेफा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। दोस्तों यहाँ पे ईस्टर्न टाइपिंग हो गया है, ये ईस्टर्न नहीं होगा, होगा क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, ये नहीं होगा।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय। दोस्तों पशुओं की रेड सिंधी नस्ल गाय से संबंधित है। इस नस्ल की उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कन्याकुमारी भारत तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के पठारी भाग का सबसे दक्षिणी शहर है। यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुस्ताग उप श्रेणी के इंदिरा कटक में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह का नया नाम वीओ चिदम्बरनार है। वीओ चिदम्बरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है और लोनावाला महाराष्ट्र में के पुणे जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल भी है यह दोस्तों। लोनावाला की खोज 1871 ईस्वी में मुंबई के गवर्नर सर एलिफस्टन ने किया था। लोनावाला को सह्याद्री श्रेणी का गहना भी कहा जाता है। सह्याद्री श्रेणी का गहना भी लोनावाला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1848। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1848 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष के.एन. व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनैमुदी। दोस्तों दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनैमुदी है जो कि 2695 मीटर ऊंचाई है इसकी। यह एर्नाकुलम नेशनल पार्क के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई 3631 मीटर है। और उसके बाद कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका जवाब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख करके देना था। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि मूल अधिकार, ये कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15, 16 और 19, 29। यह मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण का अधिकार देता है। ये सभी अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है कि नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है और इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों क्लास कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह का वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।